रही थी, लेकिन वो फेडरेशन एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया क्योंकि रियासतें उसमें शामिल ही नहीं हो पाई। तो जो मेन चीज थी वो ही नहीं हो पाई, इसलिए उन्होंने उसे बेइंजन की गाड़ी कहा। एक दूसरी चीज उसमें ये कहा उन्होंने ही कि ये गाड़ी ऐसी भी है जिसमें ब्रेक बहुत ज्यादा है, जगह जगह पर ब्रेक का सिस्टम है। तो वो ब्रेक का सिस्टम इसी को कह रहे कि थे कि जो इमरजेंसी पावर दी गई गवर्नर को और गवर्नर जनरल को इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को रोकने की या उनके काम को कंट्रोल करने की, वो बहुत ज्यादा थी। तो ओवरऑल इसमें यही था कि ऊपर से तो ये ऐसा दिखता था 1935 का एक्ट कि जैसे डेमोक्रेटिक सेटअप को बनाता है इंडिया में या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को बनाता है, फॉर्म करता है उसे। लेकिन अगर इसके एग्जीक्यूशन को अगर आप गंभीरता से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऊपर से ही लगता था कि ये केवल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है। ज्यादा शक्तियां इसमें सरकार के ही पास रहीं अंततः फाइनल, जिसने पूरी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स को भी कंट्रोल करके रखा। तो यही था, है ना। इमरजेंसी पावर उनके पास बहुत ज्यादा थी, चुनी हुई जी सरकारों सर। को बर्खास्त भी कर सकते थे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं कल से। और ये बताइए कि कहाँ पे थे कल, क्या लिख लिया था कल। सर सर आपने कॉलोनियल ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन इंडिया से शुरू करना है। अच्छा हाँ, वो जरा हेडिंग बोल दीजिए क्योंकि वो मेरे हेडिंग मेरे अभी याद नहीं है। वो हेडिंग में मेरे कोड्स छुपे हुए हैं, तो वो दिमाग में आ जाएगा तो फिर मैं शुरू हो जाता हूँ। हेडिंग में क्या क्या शब्द यूज किए थे मैंने। सर कॉलोनियलिज्म एंड ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। एंड ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, ये होगा, है ना। हाँ ठीक है। देखो एक क्वेश्चन हमेशा ये पूछा जाता है अमूमन कि कॉलोनियलिज्म किसे कहते हैं, उपनिवेशवाद क्या है। अच्छा इसकी ना तुलना भी होती है साम्राज्यवाद से, इंपीरियलिज्म से। कभी कभी तो आपको ये दोनों शब्द कभी कभी ये दोनों शब्द आपको एक जगह पे ही मिलेंगे, कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म दोनों। एक सेकंड जरा, ये फिर से कॉल आ रहा है। हाँ जी, कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म दोनों शब्द आपको कभी कभी एक साथ मिलेंगे जुड़े हुए, लेकिन इन दोनों में अंतर है। हम लोग हमेशा इनको एक ही समझ जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कॉलोनियलिज्म क्या है, और इंडिया में कॉलोनियलिज्म, फिर भी देखेंगे कि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म जो इंडिया में आया वो कैसा था और वो कैसे कैसे आगे बढ़ा। ठीक है ना, कैसे उसने अपना स्वरूप चेंज किया, जो उसकी नेचर थी, स्कोप था, वो कैसे चेंज होता रहा, ये भी हम इसमें देखेंगे। आवाज क्लियर है ना मेरी, आपको आ रही है ना आवाज। देखो पता हाँ नहीं जी कल सर बंद हो क्लियर गई है। थी और बंद हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला, मैं लिखवाता चला गया। वो तो बाद में टॉपिक खत्म करके मैं वापस आया, मैंने कहा ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो क्या हो गया है, सुन भी रहे हैं या नहीं। तो फिर मुझे पता चला कि आप चलो देखो कॉलोनियलिज्म का मतलब ये होता है, जो उसका क्लासिकल मीनिंग है, कि किसी देश की इकोनॉमी को इस तरीके से बैंड कर दिया जाए या इस तरीके से कंट्रोल किया जाए कि वो मदर कंट्री की इकोनॉमी की कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए। जब किसी देश की इकोनॉमी किसी अन्य देश की इकोनॉमी के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाती है, अनुपूरक हो जाती है, उसे हम ऐसी व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं, कॉलोनियलिज्म कहते हैं। जैसे जब अंग्रेज भारत में आए तो विशेष तौर पर 1813 के बाद
1813 के बाद, क्योंकि ये वो समय है जब मराठों को भी पूरी तरीके से हरा दिया गया था और इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की शुरुआत होती है। अभी हम लोग आगे करेंगे, ये टाइम फ्रेम जरूर याद रखना है। 1813 बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है, इसीलिए आप देखोगे चार्टर एक्ट 1813 का बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1813 में यह किया गया कि जो इंडियन इकोनॉमी थी उसे कॉम्प्लीमेंट्री बना दिया गया ब्रिटिश इकोनॉमी के, और वो ब्रिटिश इकोनॉमी के अंतर्गत ही या उसके एक कॉम्प्लीमेंसी के अंतर्गत काम करना शुरू कर दिया उसने। क्या किया उसने? इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गई थी। 1813 का वो समय था जब खूब अच्छे से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो गई थी। इसलिए ब्रिटिश कारखानों के कच्चे माल की जो आवश्यकता थी वो भारतीय सामान से ही पूरी होने लगी। यहां जो रॉ मटेरियल जो उत्पन्न होता था उसे वहां यूज किया जाता था, जैसे कॉटन, कपास। भारत से खूब कपास का एक्सपोर्ट किया गया इंग्लैंड, और भारतीय कपास से ही लिवरपूल और मैनचेस्टर के जो उद्योग थे वो खूब उत्पादन करने लगे। तो इंडिया अब जहां पहले वो सूती वस्त्र का उत्पादन करता था या सूती वस्त्र का एक्सपोर्टर था, अब वो कपास का एक्सपोर्टर बन गया। और इसके साथ और क्या हुआ कि वही कपास जब कपड़े में कन्वर्ट हो जाती थी मैनचेस्टर और लिवरपूल में, तो फिर कपड़े के रूप में वो भारत आ जाती थी। भारत एक बाजार भी बन गया ब्रिटिश माल के लिए। इसका पूरा का पूरा मतलब ये निकला कि भारतीय अर्थव्यवस्था कॉम्प्लीमेंट्री बन गई ब्रिटिश इकोनॉमी के, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक सिस्टम के। ये 1813 से शुरू होता है। इसलिए ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को अगर हम लोग समझें तो 1813 से उसकी पूरी तरीके से शुरुआत हो जाती है। अब इंपीरियलिज्म नहीं था। अब इंपीरियलिज्म क्या होता है, साम्राज्यवाद किसे कहते हैं? देखो, किसी देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये जैसे अंग्रेजों ने किया। अभी तक अंग्रेज भारत के राजनीतिक प्रमुख नहीं थे 1813 तक। अगर आप देखो तो मुगल बादशाह अभी भी थे। वो बात अलग है कि मुगल बादशाहों के सिक्के अब बहुत सीमित हो गए थे, लेकिन चलते अभी भी थे। मुगल बादशाह अभी भी दिल्ली के बादशाह थे, अंग्रेज नहीं थे। इसलिए नॉमिनल लेवल पर अभी भी राजनीतिक प्रमुख अंग्रेज नहीं थे। वास्तविक तो थे, लेकिन रियल, नॉमिनल, मतलब रियल तो कह सकते हैं, लेकिन नॉमिनल लेवल पर वो नहीं थे। पर इंडियन इकोनॉमी के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया था और उसे कॉम्प्लीमेंट्री बना दिया था ब्रिटिश इकोनॉमी के। लेकिन 1858 से 1858 से मुगल बादशाहों को समाप्त कर दिया गया 1858 के एक्ट से। और 1878 में ब्रिटिश साम्राज्यी को या ब्रिटिश महारानी को भारत की सम्राट या भारत की महारानी घोषित कर दिया गया। इसलिए 1878 से 1858 के एक्ट से तो नॉमिनल लेवल पर, और 1878 से विक्टोरिया की डिक्लेरेशन से नहीं, बल्कि 1858 में ही आ गई थी। 1858 में ही तो दरबार में पढ़ी गई थी विक्टोरिया की हाँ डिक्लेरेशन। जी सर। 1858 से ही इंपीरियलिज्म की शुरुआत होती है फिर भारत में, साम्राज्यवाद की। अब देखो अंतर क्या हुआ दोनों में। साम्राज्यवाद उस सिस्टम को कहते हैं, इंपीरियलिज्म, जिसमें किसी देश पर राजनीतिक कब्जा करके, पॉलिटिकल इंटरवेंशन करके वहां पे उसे अपने अंडर में लेके
तब अर्थव्यवस्था का दोहन किया जाए। इसलिए इंपीरियलिज्म में ये जरूरी है कि पॉलिटिकली वहां पर हस्तक्षेप हो या पॉलिटिकली कब्जा उसके ऊपर किया गया हो, जबकि कॉलोनियलिज्म में यह जरूरी नहीं है कि वहां पर राजनीतिक रूप से कब्जा किया ही गया होगा। बिना राजनीतिक कब्जे के किया किए भी आर्थिक रूप से कब्जा किया जा सकता है, जैसे 1757 से लेकर अंग्रेजों ने 1858 तक किया। ये 100 सालों का पीरियड ऐसा है जिसमें अंग्रेज राजनीतिक रूप से कब्जे में नहीं थे भारत के, भारत के पॉलिटिकल हेड नहीं थे, मुगल बादशाह ही थे, लेकिन इनडायरेक्टली पूरे भारत पर जरूर उनका कब्जा हो गया था और पूरे भारत पर वो कब्जा करके चल रहे थे। भारतीय अर्थव्यवस्था को उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री बना दिया था ब्रिटिश इकोनॉमी के। इसलिए 1757 से लेकर 1858 तक का जो पीरियड है, दैट इज द पीरियड ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। और 1858 से लेकर और 1947 तक का जो पीरियड है, यानी लगभग अगले 100 साल, दैट इज द पीरियड ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। इसको हम लोग साम्राज्यवाद कहेंगे। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में अंतर समझ में आया? कॉलोनियलिज्म में और इंपीरियलिज्म में अंतर समझ में आया? लिख सर लें इसे इंपीरियल जो था वो 1858 से पहले वाला टाइम है ना? ना। कॉलोनियलिज्म 1858 से पहला। देखो कॉलोनियलिज्म में क्या होता है, किसी देश की इकोनॉमी को कॉम्प्लीमेंट्री बना दिया जाता है मदर कंट्री के। तो इंडियन इकोनॉमी कॉम्प्लीमेंट्री बन गई ब्रिटिश इकोनॉमी के। नॉर्मली तो प्लासी के बाद ही ये शुरू हो गया था, लेकिन 1813 से बनी गई थी कंप्लीटली। 1813 से, 1813 का चार्टर एक्ट इसीलिए वो लोग लेके आए। और कई सारे इंपॉर्टेंट चीजें थी जो 1813 के चार्टर एक्ट से हुई। तो हम लोग ये मान लें कि 1757 से लेके और 1858 तक का जो पीरियड था, दैट वाज द पीरियड ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। लेकिन 1858 से अभी तक, लेकिन इस पीरियड में, कॉलोनियलिज्म के इस पीरियड में मुगल बादशाह भी थे। तो भारत के राजनीतिक प्रमुख अभी भी मुगल बादशाह ही थे। तो साम्राज्यवाद नहीं था। साम्राज्यवाद में क्या होता है कि राजनीतिक रूप से कब्जा पहले किया जाता है और फिर आर्थिक संसाधनों का दोहन करते हैं। कॉलोनियलिज्म में राजनीतिक कब्जा किए बगैर आर्थिक संसाधनों का दोहन करते हैं। तो इंपीरियलिज्म की शुरुआत होती है 1858 से, जब मुगल बादशाहों को भी समाप्त कर दिया गया। 1858 के एक्ट से विक्टोरिया की डिक्लेरेशन पढ़ी गई और अब इंडिया की जो महारानी है वो विक्टोरिया हो गई। बाकी के सब राजाओं का दर्जा खत्म करके, ये 1878 में हुआ। बाकी के सब राजाओं का दर्जा खत्म करके उन्हें प्रिंस कहा जाने लगा 1878 से। तो दैट वाज द बेसिक चेंज एट द पॉलिटिकल लेवल व्हिच वाज हैपेंड आफ्टर 1858। So we can say that after 1858 the period was British imperialism, but prior to 1858 it was the period of British colonialism in India. क्लियर है ना? हाँ जी, मैं समझा पाया? यस सर। जी तो सर। लिख लो अब। ये आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि किसी को नहीं पता होता, ये किताबों में भी नहीं होता ये लिखा हुआ, दोनों में अंतर कहीं नहीं मिलेगा आपको। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इवन यहां तक होता है कि यूपीएससी के पेपर में भी उपनिवेशवाद ऑब्लिक साम्राज्यवाद लिखा हुआ होता है, कॉलोनियलिज्म ऑब्लिक इंपीरियलिज्म। हालांकि वो बिल्कुल क्लियर होते हैं इस मामले में। अब वो दोनों को जानना चाहते हैं, एक ही नहीं लिखते हैं, कॉलोनियलिज्म ऑब्लिक इंपीरियलिज्म। तो वहां बड़ी क्लैरिटी है। अगर आप स्टैंडर्ड्स बुक देखोगे तो वहां पर थोड़ी क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी, नहीं तो सामान्य किताबों में, अब स्टैंडर्ड बुक्स की मैं यहां बात करूं तो
वही जवाहरलाल यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो टेक्स्ट बुक हैं, रिसर्च वाले टेक्स्ट बुक, उनमें ही। बाकियों में तो सब एक ही चीज को धांधते हैं, जबकि उसका कोई मतलब नहीं है। अंतर ही है दोनों में, बेसिक अंतर है दोनों में। तो आप लिखिए सबसे पहले, उपनिवेशवाद उपनिवेशवाद वह संकल्पना है, उपनिवेशवाद वह संकल्पना है जिसमें जिसमें किसी देश की अर्थव्यवस्था को किसी देश की अर्थव्यवस्था को मात्र देश की अर्थव्यवस्था के मात्र देश की अर्थव्यवस्था के अनुपूरक बना दिया जाता है। मात्र देश की अर्थव्यवस्था के अनुपूरक बना दिया जाता है। ठीक है, इसे अंग्रेजी में लिखिए। कॉलोनियलिज्म इज द सिस्टम colonialism is the system in which the economy of a country transformed in such a way that it became complementary of mother country. Complementary of mother country. ऐसा करने के लिए राजनीतिक वर्चस्व का होना आवश्यक नहीं है। राजनीतिक वर्चस्व का होना आवश्यक नहीं। एंड पॉलिटिकल सुप्रीमेसी is not being needed। ठीक है ना। अब सुप्रीमेसी से मतलब यहां से ये है कि भाई नाम उन्हीं का हो, कि राजा ये हैं, ये जरूरी नहीं, राजा उनके लिए बनना जरूरी नहीं है। जैसे उन्होंने बंगाल में भी किया अंग्रेजों ने, आपने देखा होगा कि रेवेन्यू ले लिया केवल 1765 की इलाहाबाद की संधि से, और बाकी सारा छोड़ दिया नवाब के ऊपर। तो पूरी बंगाल की इकोनॉमी तो अंग्रेजों के हाथ में आ गई, लेकिन पॉलिटिकल पावर उन्होंने नहीं ली थी। ड्युअलिटी यही तो थी, द्वैध शासन क्लाइव का, ड्यूअल गवर्नमेंट। तो इट वाज अ फॉर्म ऑफ कॉलोनियलिज्म इन बंगाल, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन बंगाल। ठीक है ना। तो लिखिए कंटिन्यूएशन में ही इसको कंटिन्यूएशन में लिखना। 1757 से लेकर 1858 तक का समय 1858 तक का समय भारतीय इतिहास में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के नाम से ही जाना जाता है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के नाम से ही जाना जाता है। एंड सो द टाइम पीरियड फ्रॉम 1757
time period from 1757 up to 1858, up to 1858 is known as the period of British colonialism in India. The period of British colonialism in India, है ना? इस काल में भारतीय अर्थव्यवस्था को पूर्णतया ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के अनुपूरक बना दिया गया। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के अनुपूरक बना दिया गया। So in this period, Indian economy turned into a complementary economy for Britishers. ठीक है ना? अब अगले पॉइंट से लिखना, साम्राज्यवाद को समझते हैं। ठीक है ना? लक्ष्य आपको क्लियर हुआ ना, एक कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, साम्राज्यवाद के अंतर्गत किसी देश पर राजनीतिक रूप से कब्जा करके उसका दोहन किया जाता है। अंडर इंपीरियलिज्म a country exploited by politically intervention there। ठीक है ना? देखा ये गया है कि कॉलोनियलिज्म जो है वो सबसे खराब रहा है। चलो पहले इसको इंपीरियलिज्म को पूरा करो, फिर दोनों में कंपैरिजन भी बता देता हूं आपको कि कौन सबसे खराब होता है और क्या क्यों होता है। अब देखो 1858 के बाद ऐसा हुआ भारत में, क्योंकि मुगलों को समाप्त कर दिया गया था। जो नाम मात्र के वो बचे थे, अंतिम मुगल बादशाह को डिपोर्ट कर दिया गया था रंगून। यहां से एंड हो जाता है मुगल इनिंग्स का। तो लिखेंगे इसमें, भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की शुरुआत 1858 से होती है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की शुरुआत 1858 से होती है। इन इंडिया द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म स्टार्टेड। सर आपकी वॉइस कट रही है। वॉइस कट रही है?
सबको जी कट सर, रही है काफी। या? जी सर, कट रही है। ब्रेक हो रही है। अच्छा, इन इंडिया अब आ रही है? अब आ रही है, सर फिर भी हल्की कट हल्की रही है? ब्रेक हो रही है। रुको तो। अब क्लियर आ रही है क्या? जी सर, अब क्लियर है। चलिए ठीक है। तो लिखिए, इन इंडिया ब्रिटिश colonialism started British colonialism start from 1858। फ्रॉम 1858 भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद 1858 से शुरू होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ड्यूरिंग दिस पीरियड द मुगल सुरजेनिटी द मुगल सुरजेनिटी was ended। मुगल सुरजेनिटी was ended। इस काल में इस काल में मुगल सर्वोच्चता मुगल सर्वोच्चता समाप्त हो गई थी। ठीक है ना? अब देखो, 1813 का जो पीरियड है अच्छा देखो, इनमें दोनों में सबसे खतरनाक होता है कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद। क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि कॉलोनियलिज्म में कल्चरल एक्सप्लॉइटेशन भी होता है। देखो, अगर किसी देश का आर्थिक रूप से दोहन हो जाए तो ये कोई ज्यादा गंभीर या ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। आर्थिक रूप से दोहन हो गया, देश में धन नहीं रहा, लेकिन लोग मेहनत करेंगे, फिर से आ जाएगा। लेकिन अगर किसी का कल्चरल एक्सप्लॉइटेशन हो जाए तो फिर ये मुश्किल से आ पाता है, लौटता है। क्योंकि हम लोग सांस्कृतिक रूप से दूसरे के अधीन हो जाते हैं। अपनी संस्कृति को, अपनी कल्चर को बैकवर्ड मानने लगते हैं, और दूसरे की कल्चर के जो हम पर सुपर इम्पोज कर दी जाती है उसे फ्रंट वार्ड मानते हैं अपने से। जैसा कि आज भी आप देखने को मिलेगा कि कोई अंग्रेज अगर हमें दिख जाए, मतलब कोई अंग्रेज नहीं, गोरी चमड़ी का व्यक्ति कोई दिख जाए, तो हम बहुत जल्दी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, या उसको बहुत विद्वान मानने लगते हैं, या ये मानते हैं कि ये बहुत अमीर आदमी होगा, बहुत अच्छा इंसान होगा, ऐसा मानने लगते हैं। कोई अंग्रेजी बोल रहा है तो फिर इसका मतलब ये बड़ा विद्वान व्यक्ति है। दैट इज द साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ब्रिटिशर्स। हम आज भी वही जुड़ रहे हैं, वही चीज से, उसी चीज को हम लोग देख रहे हैं। ये एक्सप्लॉइटेशन कॉलोनियलिज्म में मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि राजनीतिक रूप से तो कब्जा किया नहीं है, लेकिन लोगों के मन और मस्तिष्क पर कब्जा हो गया है उनका। जैसे कि देखने को मिला, अंग्रेजों को ये भारतीय मानने लगे थे 1858 तक आते आते कि अंग्रेजों को हराया नहीं जा सकता। इसीलिए छोटी से छोटी टुकड़ी से भारतीयों के मन में डर बैठ गया था। अंग्रेजों से बहुत डरते थे, बहुत डरते थे। मैंने ऐसा सुना है कि अंग्रेजों को देखते ही भाग जाते थे लोग, रास्ते छोड़ देते थे। दैट वॉज द कल्चरल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ब्रिटिशर्स। ये कॉलोनियलिज्म में सबसे खतरनाक चीज इसलिए ये होती है। इंपीरियलिज्म में तो राजनीतिक रूप से उन्होंने कब्जा कर लिया, अब उनको कोई जरूरत नहीं है
अपनी कल्चर का प्रसार करने की, या उस सब को, ठीक है पॉलिटिकली उनका कब्जा हो गया, अब तो सब कुछ कर ही रहे हैं वो, लेकिन कॉलोनियलिज्म में कल्चरल एक्सप्लोइटेशन अवश्य मिलता है, तो ये भी एक देखने को मिलेगा। तो हमारे यहां पर आपने ये देखा, रेसिज्म बहुत बढ़ गया था, अंग्रेज भारतीयों को निकृष्ट मानते थे, लिख दिया जाता था सिनेमा घरों के बाहर या पब्लिक प्लेसेस के बाहर कि भारतीय और कुत्तों का यहाँ आना वर्जित है, हिंदुस्तानी और कुत्ते यहाँ नहीं घुस सकते। तो खैर चलिए, जो भी था दोनों में अंतर समझे। अब भारत में जो उपनिवेशवाद की शुरुआत हम लोग मानते हैं, एग्जैक्टली इट वाज फ्रॉम 1813, और ये ब्रिटिश कैपिटलिज्म का पीरियड था इंडिया में, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का पीरियड था। ठीक है, अब हम लोग आगे चलें, यहां तक क्लियर हो गया सबको? चलिए आगे चलते हैं। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। इन इंडिया ब्रिटिश colonialism कैन बी डिवाइडेड in India, British colonialism can be divided into 3 phases. पहला लिखना, वाणिज्यिक उपनिवेशवाद का चरण, वाणिज्यिक उपनिवेशवाद का चरण, the period of commercial colonization, commercial colonization, ठीक है ना। इसका टाइम पीरियड लिख लीजिए, 1757 से लेके 1813 तक, 1757 से लेके 1813 तक। नेक्स्ट लिखिए, औद्योगिक उपनिवेशवाद का चरण। अच्छा, इसमें एक काम और कर लीजिए, उपनिवेशवाद की जगह कैपिटलिज्म, पूंजीवाद वर्ड यूज करिए, वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण, वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण, कॉमर्शियल कैपिटलाइजेशन, कॉमर्शियल कैपिटलिज्म, एरा ऑफ कॉमर्शियल कैपिटलिज्म, ये पहला होगा, है ना। ये वाला हेडिंग डालिए, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि उपनिवेशवाद के ही चरण है ये, पूंजीवाद इसमें जरूर शामिल हो गया, क्योंकि पूंजीवाद और उपनिवेशवाद दोनों जुड़ गए थे एक जगह पर, कॉलोनिज्म और कैपिटलिज्म, बताऊंगा मैं ये कैसे जुड़े। दूसरा इसी में लिखिए, औद्योगिक पूंजीवाद का चरण, इरा ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, इरा ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। इसका टाइम पीरियड लिखिए, 1813 से 1858 तक, 1858 तक। और तीसरा लिखिए, वित्तीय पूंजीवाद का चरण, वित्तीय पूंजीवाद का चरण, इरा ऑफ फाइनेंशियल कैपिटलिज्म, इरा ऑफ फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। इसका टाइम पीरियड लिख लीजिए, 1860 से लेके 1947 तक, 1860 से लेके और 1947 तक, ठीक है ना। ये 3 चरण हैं, इनमें अंतर मिलता है तीनों में। देखो पहले वाले में क्या था, पहले वाले में अंग्रेजों ने ये किया कि
राज्यों को जीतकर अपना एक्सपेंशन करके और यहां से जो लैंड रेवेन्यू जनरेट हुआ उसी से सामान खरीदा और इंग्लैंड भेजा। ये इरा वो थी, इसलिए एक्सपोर्ट अभी भी हो रहा था इंडिया से, सामान बाहर फिर भी जा रहा था इंडिया से। वो बात अलग है कि उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा था, केवल जा ही रहा था यहां से। ड्रेन ऑफ वेल्थ शुरू होती है इसी समय से, इंडिया से धन का बहिर्गमन शुरू होता है। इससे यह हुआ कि इंग्लैंड में धन इकट्ठा होता चला गया। तो फिर जब रेनेसां और एनलाइटमेंट के पीरियड में, विशेष तौर पर एनलाइटमेंट के पीरियड में, जब वहां साइंटिफिक इनोवेशंस हुई तो वो आसानी से इंडस्ट्रियलाइजेशन में बदल गई। जो लोगों ने वैज्ञानिक अनुप्रयोग किए, साइंटिफिक एप्लीकेशंस लोगों ने बनाई, उनका कमर्शियल यूज होने लगा उस धन से, क्योंकि लोगों ने मशीनें खरीदनी शुरू की, बनानी शुरू की, उस धन से ही बनी। अब इंग्लैंड जो था वो मशीनों के सामान बनाने के लिए जाना जाने लगा। तो अब एक नए इरा की शुरुआत होती है, औद्योगिक कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की। इसमें अब हुआ यह कि भारत में ब्रिटेन से का जो मशीनों से बना सामान था वो भर दिया गया लाके, भारत एक बाजार के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। ये पीर चलता रहा 1858 तक, 1858 तक, 1813 से 1858 तक। 58 के बाद क्या हुआ, चीज चेंज हुई और जो पैसा, अब इंग्लैंड में पैसा रखने की जगह नहीं रही। अब अगर इंग्लैंड को अपना एक्सपेंशन करना था, इंग्लैंड की इकोनॉमी का, ब्रिटिश इकोनॉमी का अगर प्रसार होना था आगे, तो उसे क्या करना पड़ेगा, निवेश करना पड़ेगा दूसरे देशों में। तो फिर से वही पैसा भारत में आया इन्वेस्टमेंट के रूप में, और हैवी इंटरेस्ट रेट के ऊपर उसे उधार लिया भारत सरकार ने। सुरक्षा भी दी गई, और उस सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए इसी समय, 1860 के में ही बने। तो ये वित्तीय पूंजीवाद का युग है। तीनों को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले से शुरुआत करते हैं। तो पहला इसमें हेडिंग डालना, पहले वाला है वाणिज्यिक पूंजीवाद का समय, इरा ऑफ कॉमर्शियल कैपिटलिज्म, है ना। इसमें लिखना, पहला पॉइंट लिखना, इस युग के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में अधिग्रहित विभिन्न क्षेत्रों का, भारत में अधिग्रहित विभिन्न क्षेत्रों का आर्थिक दोहन किया, ड्यूरिंग दिस पीरियड ब्रिटिशर्स इकोनॉमिकली प्लंडर्ड इंडियन एक्वायर्ड एरियाज। इन क्षेत्रों से प्राप्त राजस्व से ही भारतीय सामान खरीदकर इंग्लैंड एवं यूरोप के बाजारों में बेचा गया। अंग्रेजी में लिखिए, बाय द रेवेन्यू, या ऐसा लिखना,
the revenue collected from these areas were used as buying the Indian goods and sold them on higher prices in England and Europe. इस प्रकार भारत से धन के निष्कासन की शुरुआत हुई। इस प्रकार भारत से धन के निष्कासन की शुरुआत हुई। And so the drain of wealth started from India। ठीक है ना? अब अगले पॉइंट से लिखना, द इरा ऑफ, अगला मतलब हेडिंग डाल लीजिए वही जो दूसरा था, द इरा ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। द इरा ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, टाइम पीरियड लिख लीजिए 1813 से 58 तक, 1813 से 1858 तक। ये समझ में तो आ रहा है ना आपको जो मैं समझा रहा हूं? Yes, sir. बाकी लोगों को क्लियर है ना? चलिए ठीक है। अब इसमें लिखना अगले पॉइंट कंटिन्यूएशन में, यूरोप में हुई वैज्ञानिक प्रगति को औद्योगिक आधार, यूरोप में हुई वैज्ञानिक प्रगति को औद्योगिक आधार प्रदान करने में भारत से लूटकर ले जाए गए धन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत से लूटकर ले जाए गए धन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है? इंडियन मनी which was plundered by Britishers from India plays an important role in providing the scientific discoveries या ऐसा लिखना, कन्वर्टिंग साइंटिफिक डिस्कवरीज, कन्वर्ट वर्ड जोड़ दीजिए, कन्वर्टिंग साइंटिफिक डिस्कवरीज into
इंडस्ट्रियल बेस। देखो इसको समझो, इस सेंटेंस को। मान लो मैंने कोई चीज खोजी, मान लो मैंने क्या किया कि प्लास्टिक का विकल्प खोज लिया, और कोई ऐसी चीज मैंने खोज ली जो प्लास्टिक की तरह से काम तो आ सकती है लेकिन बायोडिग्रेडेबल है। देखो मेरी खोज ये, तब तक इस डिस्कवरी को मैं, इस डिस्कवरी के माध्यम से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू नहीं कर सकता जब तक कि मैं ऐसी बहुत सारी मशीनें ना बना लूं और लोग क्या करें, ऐसी पॉलिथीन की मांग ना करना शुरू कर दें। अब मशीनें बनाने के लिए धन की जरूरत है। धन मुझे कौन देगा? अगर धन होगा देश में तो मुझे मिलेगा। भारत से जो लूट के धन ले जाया गया है इंग्लैंड में था ही। तो जब वहां साइंटिफिक डिस्कवरी शुरू हुई तो आसानी से धन मिलना शुरू हो गया लोगों को, उन डिस्कवरीज को इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में, उन डिस्कवरीज का, और उनकी मदद से, उन साइंटिफिक डिस्कवरीज की मदद से बड़े बड़े उद्योग लगाए गए, आसानी से धन मिल गया उद्योग लगाने के लिए। तो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का जो दौर था वो इस तरीके से शुरू हुआ। ठीक है ना? तो लिखो इसमें, ये पॉइंट हुआ, और अब इसमें क्या क्या हुआ ये देखते हैं। तो कंटिन्यूशन में लिखना, इस काल में, इस काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, इस काल में भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णतया ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के अनुपूरक बन गई। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के अनुपूरक बन गई। ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडियन इकोनॉमी बिकेम, इंडियन इकोनॉमी बिकेम the complementary, the complementary of British economy, जहां वह, या ऐसा लिखिए जहां उसने, जहां उसने ब्रिटिश औद्योगिक सामानों के लिए, ब्रिटिश औद्योगिक सामानों के लिए, ब्रिटिश औद्योगिक सामानों की आपूर्ति के लिए, आपूर्ति वर्ड और जोड़िए, ब्रिटिश औद्योगिक सामानों की आपूर्ति के लिए एक बाजार के रूप में, एक बाजार के रूप में कार्य करना शुरू किया, बाजार के रूप में कार्य करना शुरू किया। अंग्रेजी में लिखिए, एज इट फंक्शंस, एज इट फंक्शंस अ मार्केट फॉर, अ मार्केट फॉर ब्रिटिश मशीनरी गुड्स। वहीं दूसरी तरफ, वहीं दूसरी तरफ इसने ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चा माल, ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चा माल एवं खाद्यान्न, एवं खाद्यान्न प्रदान कराए, एवं खाद्यान्न प्रदान कराए, एंड ऑल्सो प्रोवाइड, and also provide raw material, and it also provide raw material and food stuffs
एंड फूड स्टफ्स फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। ठीक है ना। फूड स्टफ इसलिए क्योंकि अब इंग्लैंड में जब वहां औद्योगिकरण हो गया तो लोगों ने खेती करनी छोड़ दी, क्योंकि खेती लाभदायक नहीं थी। खेती हर मजदूर ही थे वहां पे, तो खेती हर मजदूर अब खेती में काम ना करके उद्योगों में काम करने लगे, वहां ज्यादा इनकम थी, इसलिए कृषिगत उत्पादन में कमी आ गई वहां पे। तो वो आई जो कमी थी उसको पूरा किया भारतीय अर्थव्यवस्था ने, यहां से फूड स्टफ्स जाने लगे इंग्लैंड। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन हुआ, महिलाएं भी कारखानों में काम करने लगी। इससे यह हुआ कि घर में खाना कौन बनाएगा, तो वहां अब पैकेज्ड जो खाना है वो बनना शुरू हुआ। तो ये हुआ कि उसके लिए पैकेज्ड फूड के लिए भी जो फूड आर्टिकल्स हैं वो भारत से ही जाने शुरू हुए, इसलिए भारत से फूड आर्टिकल्स की मांग बढ़ गई। तो हम लोग गेहूं चावल सब यही भेजने का काम हम लोगों का रहा इंग्लैंड के लिए। ठीक है। तो इस तरीके से इंडियन इकोनॉमी पूरी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी बन गई। इसी युग को हम लोग औद्योगिक पूंजीवाद का युग कहते हैं। तो लिखेंगे इसमें, इस प्रकार 1858 तक, इस प्रकार 1858 तक भारतीय अर्थव्यवस्था 1858 तक भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णतया ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के अनुपूरक बन गई। सो अप टू 1858 Indian economy became completely complementary for the British economy। ठीक है ना। अब इसमें नेक्स्ट लिखिए, अच्छा इसी वजह से भारत का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ। ये वही दौर है, क्योंकि जब औद्योगिक सामान भारत में आने लगे, मशीनों से बने हुए वो ज्यादा अच्छे भी होते थे, सस्ते भी होते थे, तो भारतीय जो आर्टिजन्स थे या हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले लोग थे वो अपने आप ही बाहर हो गए। तो इसमें ये पॉइंट और लिख लीजिए, इसे कल डिफाइन करेंगे थोड़ा, मुझे ये बता देना ये वाला पॉइंट लास्ट में, तो फिर मुझे ध्यान आ जाएगा कि क्या करना है। फिलहाल लिखिए, यह वही दौर है या यह वही युग था जब भारत का औद्योगिकरण भी शुरू हुआ। जब भारत का औद्योगिकरण भी शुरू हुआ। इट वॉज द पीरियड when deindustrialization of India was started। ठीक है ना। यहां तक रखते हैं, कोई क्वेरी है किसी की तो आप पूछ लीजिए, आगे हम लोग अगली क्लास में करेंगे। कल मॉर्निंग क्लास का ऑफ रहेगा, इवनिंग क्लास का मैं आपको मैसेज डाल दूंगा। जरूरी नहीं है ऑफ हो, लेकिन अगर होगा तो मैं मैसेज डाल दूंगा, क्योंकि कल अरेस्टी है ताऊ जी की, तो कल मैं उसी में बिजी रहूंगा शायद सारे दिन। लेकिन मॉर्निंग का तो ऑफ है ही, पक्का है। इवनिंग का के लिए मैं मैसेज डालूंगा।